नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां सच्चाई की उस ताकत को बयां करती हैं जिसमें बड़े से बड़े हुक्मरानों से भी टकराने का मादा होता है। यह और बात है कि सच्चाई सुनने का मादा हर किसी में नहीं होता। तो आज वारदात में बात वैसे कलमकारों और उनकी सच्चाई की जिनके सच ने कुछ लोगों को इतना बेचैन कर दिया कि वो इससे घबराकर कलमकारों को ही निशाना बनाने लगे। पहले यूपी और अब एमपी में एक पत्रकार के कत्ल की वारदात इसी का सबूत है। पहले उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, अब मध्य प्रदेश का बालाघाट। पहले सच बोलने की सजा मौत, और इस बार भी सच बोलने की सजा मौत। फकत 19 दिनों के फासले पर हुए इन दोनों ही वाकयों में दो पत्रकारों को सच बोलने की ऐसी सजा मिली जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार मुंह बंद न रखने पर एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया, तो इस बार इसी गुनाह में एक दूसरे पत्रकार को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश ही फूंक डाली गई, और वो भी ऐसे कि घर वालों को अपने इस अजीज की पहचान उसकी कीरिंग और कपड़ों के अध जले टुकड़ों से करनी पड़ी। जमहूरियत को मुंह चिढ़ाते ये दोनों वाकये अगर जान पर खेल कर काम करने वाले पत्रकारों की हकीकत बयान करते हैं, तो ये भी बयान करते हैं कि किस तरह सत्ता से कुर्बत रखने वाले माफियाओं ने कायदे कानून को अपने पैरों की जूती समझ रखी है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट का है। अपनी कलम से माफियाओं और अवैध धंधेबाजों की नींद हराम करने वाले पत्रकार संदीप कोठारी इस रोज बाइक पर घर लौट रहे थे। कोठारी के साथ उनका एक दोस्त ललित राहंगडाले भी बाइक पर मौजूद था, लेकिन रात को जैसे ही दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे, पीछे से आई एक कार ने पहले तो उन्हें टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर कार से उतरे 3 लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। हमलावरों का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो पहले से ही घात लगाए बैठे हों। उन्होंने मारपीट कर कोठारी के दोस्त ललित को तो मौके से ही भगा दिया, लेकिन संदीप कोठारी को अपने साथ उठा ले गए। बस यही आखिरी वक्त था जब किसी ने कोठारी को जिंदा देखा था। वो संदीप भैया वहां से उठ के भागे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, ये कार है, मुझे क्यों ठूस मारी है या नहीं। वो तो मैं वहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद में मैंने जैसे ही वो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था और मेरे पास सभी लोगों के नंबर थे, तो मैं थाने आने में फ़ोन करने के लिए मोबाइल लगाया, तो वो कार में से एक ड्राइवर सीट से उतरा, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था और बोला कि इधर से भाग करके नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। इसके बाद कोठारी का दोस्त ललित किसी तरह लिफ्ट मांगकर कटंगी थाने पहुंचा और उसने सारी बात बताई। उसकी शिकायत पर पुलिस रात को ही मौका वारदात पर भी आई, लेकिन सितम देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस तब कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। ललित हमलावरों को पहचानता तो नहीं था, लेकिन उनके बताए हुलिये के मुताबिक पुलिस ने दूसरे दिन यानी शनिवार को विशाल तांडी और ब्रजेश डहरवाल नाम के 2 लोगों को धर दबोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की माने तो तांडी और डहरवाल ने अपने एक और साथी राकेश निस्वानी के साथ मिलकर कोठारी की जान लेने की बात कबूल कर ली। दोनों ने बताया कि उन्होंने पहले तो चलती कार में ही गला दबाकर कोठारी का कत्ल कर दिया और फिर रात को ही मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र के वर्धा में एक रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी लाश को डीजल डालकर आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश की पुलिस अब दोनों की निशानदेही पर लाश बरामद करने के लिए रविवार की सुबह वर्धा पहुंची, लेकिन वर्धा पुलिस ने कोठारी की लाश शनिवार को ही बरामद कर ली थी। लाश की हालत देखकर उसे पहचान पाना भी नामुमकिन था,
लेकिन उसके घर वालों ने किसी तरह बची खुची चीजों को देखकर ही उसकी पहचान कर ली। पुलिस अब भी इस मामले के तीसरे मुलजिम निस्वानी की तलाश कर रही है, लेकिन इस वाकये ने बालाघाट और उसके आसपास के इलाके में मैंगनीज की नाजायज खुदाई और दूसरे काले धंधों की पोल खोल कर रख दी है। भूमाफियाओं के बारे में भी छापा, मैंगनीज माफिया का छापा, और ये लाख वाख का जो धंधा करते थे उनका भी छापा, गोदामों में जो चावल वगैरह का था उसका भी छापा। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और मेरे भाई को सबसे पहले इन्हें 54 में फंसाया। पत्रकार संदीप कोठारी हत्याकांड की जांच सरकारी अंदाज में शुरू तो हो गई है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी फरार है। पत्रकारों पर लगातार हमले कानून कायदे के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब कोठारी के घर के लोग जहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन हकीकत यही है कि इन तमाम शोर के बीच कातिल कुछ देर के लिए ही सही सच्चाई की एक आवाज को खामोश करने में कामयाब हो गए। बालाघाट से अतुल वैद्य के साथ अमित कुमार, भोपाल आज तक। शाहजहांपुर के जांबाज पत्रकार जोगेंद्र के कत्ल के मामले में मुआवजे का ऐलान भी हो गया और इंसाफ का भरोसा भी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल पत्रकार पर हमले के वक्त खड़ा था वो अब भी जस का तस खड़ा है। और यह सवाल है कि मामले के आरोपी मंत्री तक कानून के लंबे हाथ आखिर कब तक पहुंचेंगे। दीवार फान के एकदम से पुलिस वाले अंदर आए। हाँ। और रिवाल्वर ताने थे, पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद फिर टोल डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी। हुकूमत के चेहरे भी अजीब होते हैं। कभी हुकूमत पर सच्चाई की आवाज दबाने के लिए किसी पत्रकार को जिंदा जला देने का इल्जाम लगता है। एक पुलिस की गाड़ी, उसके बाद एक राममूर्ति के गुरुओं की गाड़ी, जो गुरफान विकेट दीक्षित, अमित सिंह मधौरिया आदि काफी लोग वहाँ पे जो मंत्री के थे वो लोग वहाँ पे आए। पापा के मेरे बहुत हाथ जलाए। उसके बाद में हाथ जलने के बाद में एक दूध से इनको बोतल एक सीने पे ऐसे मार दी, तो जिससे पापा और तेज जलने लगे। तो कभी वही हुकूमत इस दबती आवाज से भड़की चिंगारी को शांत करने के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल देता है। उत्तर प्रदेश के बेबाक पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत को अब पखवाड़े भर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सितम देखिए कि गहरे सदमे में डूबे जगेंद्र के घर वालों को अब भी इंसाफ के लिए धरना देना पड़ता है, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। यह और बात है कि चाटुकारों के कसीदे से बहरी हो चुकी सरकार के कानों से टकराती सिसकियां आखिरकार उम्मीद जगाने में कामयाब होती हैं और जगेंद्र के घर वालों को देर से ही सही राहत की खबर मिलती है। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे जगेंद्र के घर वालों से सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उन्होंने जहां जगेंद्र के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा, वहीं दोनों बेटों को नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं ये भी कहा कि अगर पत्रकार को जिंदा जलाने के इस मामले में सूबे के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक कुछ पुलिस वालों ने शाहजहांपुर के रहने वाले पत्रकार जगेंद्र सिंह को 1 जून को उनके घर में घुसकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद वो 7 दिनों तक मौत से लड़ते रहे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने कातिलों का नाम लिया बल्कि पूरी साजिश का खुलासा भी कर दिया। दीवार फान के एकदम से पुलिस वाले अंदर आए। हाँ। और रिवाल्वर ताने थे, पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद फिर टोल डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी। लेकिन इसके बाद कानून के हाथ आरोपी खाकी तक तो पहुंचे, लेकिन खादी फिर भी बचने में कामयाब रही। जगेंद्र सिंह के घर वालों की माने तो उनकी हत्या उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के इशारे पर ही की गई है। चूंकि जगेंद्र काफी दिनों से मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ अपने फेसबुक पेज पर लिख रहे थे, वर्मा उनसे नाराज चल रहे थे और उनके इशारे पर ही पुलिस वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस अफसोसनाक कहानी का यही अंत नहीं है। घर वालों की माने तो कुछ लोग उन्हें अब भी मुंह खोलने पर इससे भी ज्यादा बुरे अंजाम की धमकी दे रहे हैं
और पुलिस भी मंत्री जी को बचाने में लगी है। लेकिन पत्रकारों के साथ जुल्म सितम का सिलसिला इससे आगे भी जारी है। अभी जोगेंद्र सिंह के कत्ल के मामले को पखवाड़े भर का वक्त ही गुजरा है कि शाहजहांपुर में एक बार फिर एक पत्रकार को निशाना बनाया गया। आरोप है कि नशे में धुत कुछ पुलिसकर्मियों ने पत्रकार प्रेम शंकर से मारपीट की। उधर जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री गुलाम नबी लोन के कुछ बॉडीगार्ड ने भी एक पत्रकार के साथ मारपीट की। आज तक ब्यूरो। और अब बात उस साजिश की जो रची तो गई जमीन पर, मगर जिसका असर दिखा आसमान में। साजिश, लापरवाही, नफरत और बदले की ये वो पहली ऐसी कहानी थी जिसमें आतंकवाद का चेहरा बीच आसमान में दिखा था। सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर उड़ रहा एयर इंडिया का ये विमान जब हजारों फीट ऊपर आसमान में फटा, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी कभी प्लेन को भी बम बना सकते हैं। इस हादसे को आज 30 साल पूरे हो गए। तारीख 23 जून 1950, वक्त रात के 1 बजे, जगह कनाडा का मॉन्ट्रियल मीराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 उड़ान भरने के पूरी तरह तैयार है। इस विमान को लंदन के रास्ते पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई जाना है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिलते ही बोइंग विमान 307 मेन रनवे पर पहुंचता है और फिर देखते ही देखते हवा से बातें करने लगता है। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 6.25 घंटे बाद अचानक विमान का संपर्क आयरलैंड के शेनॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और फिर इससे पहले कि शेनॉन एटीसी विमान का पता लगा पाता, खबर आती है कि एक जहाज आग के गोले में तब्दील होकर अटलांटिक महासागर में गिर पड़ा है। वो विमान एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 ही था। विमान में कुल 22 क्रू मेंबर समेत 329 मुसाफिर सवार थे। जाहिर इनमें से कोई भी नहीं बचा था। क्या एयर इंडिया का विमान किसी हादसे का शिकार हुआ था या तकनीकी खराबियों का, या फिर मामला कुछ और था? जांच शुरू हुई और इसके साथ ही आसमानी साजिश का खूंखार सच भी सामने आना शुरू हो गया। दरअसल कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर 22 जून को एम सिंह और एल सिंह नाम के 2 सिख नौजवान अपने अपने सूटकेस के साथ दाखिल हुए। टिकटों पर मौजूद ब्यौरे के मुताबिक दोनों को 2 अलग अलग हवाई जहाजों से सफर करना था, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से दोनों ने ही अपनी फ्लाइट मिस कर दी। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये दोनों ही टिकट 20 जून को टेलीफोन पर बुक करवाए गए थे। वारदात से 1 रोज पहले जब फ्लाइट वैंकूवर से शुरू हुई, तब 2 सिख नौजवान गहरे भूरे रंग के सूटकेस लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुए। दोनों ने ही एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से अपने लगेज हवाई जहाजों तक पहुंचाने की बात कही। पहले तो टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से स्टाफ ने भी ये लगेज विमान तक पहुंचाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने नौजवानों की बात मान ली और इस तरह सूटकेस तो जहाज तक पहुंच गए, लेकिन खुद दोनों सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट से बाहर चले गए। विमान, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 की, जिसे 30 साल पहले आतंकवादियों ने बम बनाकर आसमान में ही उड़ा दिया था। इस हादसे के बाद हर साल 30 जून की सुबह 8 बजे आयरलैंड के गांव आहकिस्ता में एक शोक सभा होती है। खैर आइए अब आगे की साजिश की कहानी जानते हैं। यह साजिश रची गई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए कथित हमले का बदला लेने के इरादे से। अमेरिका के 9/11 से पहले आसमान में ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। जांच के बाद पता चला कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा ने यह हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में किया था। बाद में कनाडा पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।